हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम बात करने वाले हैं सरफेस फिनिशेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अगर हम बात करें सरफेस की, तो देखिए सरफेस को समतल बनाना या फिर सरफेस पे जो हमारी सतह है उस पे डिफरेंट टाइप्स के फिनिशेस को देना, ये क्या है हमारे लिए एक चैलेंज है। और एक इसे हमें पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट किए जाते हैं स्पेशली। तो अगर हम बात करें यहाँ पे चैप्टर 11 की, जिसमें हम सरफेस फिनिशेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सिलेबस थोड़ा सा देखना जरूरी होता है। सिलेबस की अगर हम बात करें अच्छे से ध्यान से समझेंगे बेटा। देखिए सरफेस फिनिशेस में हम क्या बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले हम प्लास्टरिंग के बारे में बात करते हैं, यानी प्लास्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्लास्टर क्यों किया जाता है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर्स में कि अगर प्लास्टर क्यों जरूरी है, ठीक है। अब प्लास्टर किया जाता है तो उसके डिफरेंट टाइप्स के स्टेप कौन कौन से होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम अपने जो भी ब्रिक मैसनरी है या स्टोन मैसनरी है उस पर डायरेक्ट करने लगते हैं प्लास्टरिंग को। उसके पहले हमें कुछ इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे स्टेप होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको हमें कंसीडर करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले किसकी, प्लास्टरिंग की। प्लास्टरिंग में क्लासिफिकेशन करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू यूज एंड फिनिशेस। मतलब यहाँ पे बात करें कि यूज के आधार पे और फिनिश के आधार पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। जैसे प्लेन प्लास्टर, प्लेन यानी सादा प्लास्टर क्या होता है। दूसरा ग्रिड फिनिश क्या होती है, रफ कास्ट क्या होती है, पेबल डैस्ड क्या होते हैं, कंक्रीट एंड स्टोन क्लैडिंग ईटीसी, डबिंग, proportion of mortar used for different plaster technique of plastering एंड अकरिंग एंड क्यूरिंग यानी तराई। डिफरेंट टाइप्स के ये जो छोटे छोटे हमारे टर्म्स हैं ये हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही आए हुए भी हैं। प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि पार्टिकुलर अगर चैप्टर बात करें सरफेस फिनिशेस की, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इसके बाद पॉइंटिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की पॉइंटिंग क्या होते हैं, उनके कौन कौन से मेथड का यूज करके पॉइंटिंग को किया जाता है। फिर पेंटिंग, देखिए सरफेस में आप जानते हैं कि वाइट वॉशिंग होती है, पेंटिंग वगैरह भी होती है। तो पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, पॉइंटिंग के बारे में बात करने के बाद फिर पेंटिंग के बारे में बात करेंगे कि पेंटिंग करने से पहले सरफेस को प्रिपरेशन किया जाता है, तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद फिर प्राइमर कोट क्या होते हैं, उनका एप्लीकेशंस क्या होते हैं, फिर फाइनल कोट क्या होते हैं, वुडन स्टील प्लास्टर वॉल सरफेसेस के लिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम प्लास्टरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे बात करने वाले हैं प्लास्टर के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले चैप्टर हमारा है सतह परिसज्जा, ठीक है, यानी सरफेस फिनिशेस। यानी अगर बात करें सतह परिसज्जा मतलब इसका मतलब क्या है। देखिए हम जानते हैं कि साधारण चिनाई की जो दीवारें होती है, ध्यान से समझेंगे बेटा। ईंट को जब जोड़ाई कर रहे हैं, ईंट में कोई भी प्लास्टर वर्क नहीं किए हैं, नॉर्मल हम ईंट को जोड़ दिए हैं बस। तो हमने कहा कि साधारण जो चिनाई की दीवारें देखने में साफ, समतल व सुंदर दिखाई नहीं देती हैं। क्या दिखाई देती है बेटा, नहीं देती हैं। यानी जैसे सीधे हमने ईंट को लाए, मसाला से मिस्त्री ने जोड़ दिया, तो वो क्या वॉल बढ़िया देखने में लगता है, नहीं देखने में लगता, यानी वो सुंदर नहीं होता है। इसके अलावा वो क्या होती है, साफ भी नहीं होती, समतल भी नहीं होती, इसीलिए अच्छा दिखाई नहीं देता है। इसकी ऊपरी सतह असम होती है, मतलब कैसा होता है, रफ होता है या खुदरा होता है, ठीक है, क्योंकि प्लास्टर तो हुआ नहीं है। और चिनाई जोड़ भी अटपटे व भद्दे लगते हैं, जो जुड़ाई होती है वो भी अटपटे और भद्दे लगते हैं। इन जोड़ों में धूल हो सकता है एकत्रित हो जाए, कीट अपने ठिकाने बना लें, ठीक है, क्योंकि वो क्या होती है वहां पे स्पेसेस होते हैं, गड्ढे होते हैं, तो वहां पे हो सकता है कीट अपना ठिकाना बना ले, वहीं पे रहना स्टार्ट कर दें। या फिर जो धूल वगैरह है वो जोड़ों में इकट्ठा हो जाए, ठीक है, होने लगते हैं। और वर्षा का पानी भी घुसने लगता है, बारिश की पानी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ईंट जुड़ाई होती है तो उसमें क्या किया जाता है, जो बीच बीच में पॉइंटिंग वर्क क्यों करते हैं हम,
पॉइंटिंग वर्क इसीलिए तो करते हैं ताकि यहाँ पे जैसे समझिए एक ईंट ये है, एक ईंट ये है, ठीक है। एक ईंट मान लेते हैं, एक और है, एक ईंट और है, ठीक है। अब हम इसको क्या किए हैं, इसको जुड़ाई किए हैं, ईंट को जोड़े हैं। तो आप जानते हैं कि ईंट को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या बिल्कुल एकदम बिल्कुल सपाट हो जाता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पे फिक्स हो जाता है, नहीं होता। तो वहाँ पे स्पेस देखने को मिलते हैं। अब अगर स्पेशली बात करें, इसके नीचे एक और ब्रिक को जोड़े तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होते हैं, हमें थोड़े से गड्ढे, डीच वगैरह दिखाई देने लगते हैं। वहाँ पे पानी क्या होता है, चला जाता है वर्षा का, और क्या हो जाता है, दीवार को कमजोर करने लगता है, दीवार में सीलन आने लगती है, ठीक है। तो वर्षा का पानी भी कहाँ पे घुसने लगता है, ब्रिक मैसनरी में, ईंट जुड़ाई में या स्टोन जुड़ाई में, और वहां पे सीलन पनपती है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो ईंट की स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको कमजोर होना स्टार्ट कर देती है। तो ये क्या होता है, सामर्थ्य भी प्रभावित होती है। अतः दीवारों को वायुमंडलीय कुप्रभाव से बचाने के लिए और इनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इनकी बाहरी सतह पे, ठीक है, और भीतरी सतह पे जो प्रलेपन किया जाता है, जो प्लास्टर किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फिनिशिंग यानी परिष्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने ये देखा कि आप जानते हैं कि अगर हम बात करें कि हम प्लास्टर क्यों करते हैं, प्लास्टर इसलिए नहीं करते कि हमारा बिल्डिंग केवल बढ़िया देखने में लगेगा, देखने में तो बढ़िया लगेगा, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे जो दीवार्स होती हैं, जो ब्रिक मैसनरी होती है, उनको एक वायुमंडलीय जो डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ब्रिक मैसनरी पे पड़ रहा था, वायुमंडल का, ठीक है ना, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो उसको एक क्या होता है, एक कवर मिल जाता है हमारे ब्रिक मैसनरी को, जिससे उसकी सामर्थ्य भी बढ़ जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि प्लास्टर्स को करना बहुत जरूरी समझते हैं, ठीक है। चलिए, इसी को बेटा सारे ट्रीटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ये सारे जो प्रोसीजर्स हम लोगों ने देखा, इसी को हम क्या नाम कहते हैं, इसी को सरफेस फिनिशेस यानी सतह परिसज्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम ही हमारा यही है। चलिए, अब देखिए इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। देखिए बेटा, ऑर्डिनरी मैसनरी वॉल डू नॉट अपीयर क्लीन, क्लीन नहीं होंगे, फ्लैट एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। दियर अपर सरफेस इज अनइवन होते हैं एंड द मैसनरी ज्वाइंट्स आल्सो लुक ऑकवर्ड, ठीक है, भद्दा दिखते हैं, ऑकवर्ड होते हैं, एंड अगली डस्ट कलेक्ट हो जाते हैं इन दिस ज्वाइंट, ब्रिक्स के जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे धूल वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं। एंड इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हाइड आउट हो जाते हैं, और ये रेन वाटर भी क्या हो जाता है, इंटरिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी ब्रिक मैसनरी में। ड्यू टू दिस डैम्पनेस डेवलप्ड, यानी सीलन यहाँ पे आने वाली है, डेवलप्ड हो जाते हैं वॉल में, और उनकी स्ट्रेंथ को भी ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं या रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर टू प्रोटेक्ट, इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए दीवालों को एडवर्स इफेक्ट से, जो एटमॉस्फेयर के एडवर्स इफेक्ट हैं, इन्हीं से प्रोटेक्ट करने के लिए और इनहेंस करने के लिए ब्यूटी को कोटिंग इज डन ऑन दियर एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस, और इसी को हम सरफेस फिनिशेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, देखिए अब सबसे बढ़िया ये पॉइंट है बेटा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, ध्यान देंगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप एक बार प्रीवियस ईयर चेक करेंगे तो वहां पे पाएंगे कि ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिए, हमने क्या कहा कि एक अच्छे प्लास्टर के गुण, क्वालिटीज ऑफ गुड प्लास्टर, एक अच्छा प्लास्टर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर प्लास्टर हमारा अच्छा रहेगा तभी तो एडवर्स जो हमारा एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है उससे लड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं लड़ पाएगा। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कुछ क्वालिटीज होने चाहिए किसके, गुड प्लास्टर के अंदर, ठीक है। देखिए, प्लास्टर की सतह वेदर प्रूफ होनी चाहिए, मतलब अगर ठंडी आए, बरसात हो, चाहे कुछ भी, मतलब कोई भी वेदर का इफेक्ट है अगर चेंज हो रहा है तो हमारे ये क्या होगा कि वेदर प्रूफ होना चाहिए, यानी प्लास्टर के ऊपर कोई भी वेदर का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए।
चाहे वर्षा हो जाए, चाहे धूप हो जाए, चाहे टेम्परेचर चेंज हो जाए, इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कभी ठंडा है, कभी गर्म है, कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा धूप है, तो सब केस में हमारा प्लास्टर क्या होना चाहिए, ये वेदर प्रूफ होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, प्लास्टर के सूखने पर उनमें दरारें, फफोले या अन्य दोष उत्पन्न नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टर जब सूखता है, आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम प्लास्टर करवाते हैं अपने नॉर्मली घरों का, ठीक है, प्लास्टर होने के बाद देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पानी वगैरह यानी क्यूरिंग यानी तराई नहीं देते, प्रॉपर नहीं देते। ठीक है, जल्दी 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 घर को बना देते हैं, वहां पे क्रैकिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। क्यों? आप जानते हैं कि जो मोर्टार है, जो प्लास्टर हम कर रहे हैं उसमें सीमेंट है, सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेटा, जानते हैं आप लोग, 62 से 65%। ठीक है ना, तो हमने कहा कि सबसे ज्यादा क्या होते हैं, चूना होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO। तो वो क्या करते हैं कि कैल्शियम जो ऑक्साइड होते हैं CO, ये क्या होते हैं, अगर इनको अच्छे तरीके से तराई नहीं की गई तो ये क्या होने लगते हैं, बाद में ये यहाँ पे क्रैक्स जनरेट करेंगे, चूना। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि प्लास्टर के सूखने पर उनमें दरारें, फफोले और अन्य दोष उत्पन्न हो जाते हैं। फफोले कब होंगे, अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी स्लैकिंग अगर अच्छे से नहीं हुई है, क्यूरिंग अच्छे से नहीं हुई है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फफोले पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद प्लास्टर की हुई सतह, ठीक है ना, साफ, समतल और दृढ़ प्रतीत होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जो हमारी प्लास्टर्स की सतह है वो साफ, समतल और दृढ़ प्रतीत होनी चाहिए। ठीक, प्लास्टर सतह से दृढ़ता पूर्वक चिपक जाना चाहिए। क्या मतलब है, प्लास्टर जो है दीवार से मजबूती के साथ चिपक जाए। ऐसा पता चला कि हम क्या कर रहे हैं, मसाला को लगा रहे हैं दीवार पे तो गिर जा रहा है नीचे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, करनी से अगर हम दीवार पे मसाला को क्या किए, फेंके, अगर हम फोर्सफुली, तो वो चिपक जाए और अच्छी तरीके से दीवार में जाके बॉन्डिंग बना ले, तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्लास्टर ध्वनि रोधी यानी साउंड प्रूफ होना चाहिए और फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। प्लास्टर की लागत कम आनी चाहिए। पता चला कि प्लास्टर की कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही है, तो ये भी अच्छा नहीं है। सामान्य वस्तु टकराने से यह क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। पता चला कि हाथ से ही खरोच दिए तो पता चला कि हमारा जो प्लास्टर है वो उखड़ गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्या थी, गुड क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे क्या क्या, हमारे प्लास्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने क्वालिटीज के बारे में देखा कि अगर ये सारी क्वालिटीज है, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्लास्टर्स है वो क्या है, गुड क्वालिटी का है। अगर नहीं है तो नहीं है। अगर ये सारी क्वालिटीज, ठीक है ना, अगर हमारे प्लास्टर्स के अंदर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये अच्छा यानी गुड क्वालिटीज का प्लास्टर नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या, क्वालिटीज ऑफ गुड प्लास्टर। ठीक है, इंग्लिश वर्जन की, द सरफेस ऑफ प्लास्टर शुड बी वेदर प्रूफ, वेदर प्रूफ होना चाहिए सरफेस। इसके बाद हमने बताया कि ये अफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसके इफेक्ट, अफेक्ट नहीं होना चाहिए बाय सनलाइट, रेन, टेम्परेचर चेंजेस, तीनों से ये क्या होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमने बताया कि ये डू नॉट या शुड नॉट अफेक्ट सनलाइट, रेन, टेम्परेचर चेंजेस, ये तीनों से क्या होना चाहिए, ये अफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर हमने बताया कि व्हेन द प्लास्टर ड्राई, जब प्लास्टर सूखता है तो वहां पे क्रैक्स वगैरह, ब्लिस्टरिंग वगैरह या अदर इफेक्ट नहीं देखने को मिलना चाहिए। फिर हमने कहा प्लास्टर सरफेस कैसे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, लेवल होने चाहिए और फर्म होने चाहिए। फिर हमने आपको बताया कि स्टिकी फर्मली होना चाहिए सरफेस पे, यानी ये चपक जाए आसानी से। फिर साउंड प्रूफ और फायर प्रूफ होना चाहिए, फिर हमने बताया। फिर हमने आपको बताया कि कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए प्लास्टर्स की। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के यहां पे हम लोगों ने क्वालिटीज के बारे में बात की अच्छे प्लास्टर की। अब देखिए अगर बात करें कि प्लास्टिक में विभिन्न दोष, देखिए आप जानते हैं कि प्लास्टर्स में डिफरेंट टाइप्स के दोष आ सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि क्योंकि ये क्या है, मैनुअल चीजें होती हैं,
ओपन एटमॉस्फेयर में होती है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे दोष होते हैं वो हमारे प्लास्टर्स में आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं? पहला, फफोले पड़ना यानी ब्लिस्टरिंग हो सकता है। दूसरा, दरारें पड़ना, क्रैकिंग हो सकती है। टूटकर गिरना, फॉलिंग ऑफ प्लास्टर्स हो सकता है। या फिर लोना लगना, या फिर इसी को हम एफ्लोरेंसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे के सारे हमारे दोष हैं जो हमारे प्लास्टर्स में आ सकते हैं, हो सकते हैं। कैसे? देखते हैं वन बाई वन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? ब्लिस्टरिंग की। ठीक है, आप जानते हैं कि प्लास्टर्स में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? प्लास्टर किस अगर हम बात करें तो मसाला तैयार करते हैं। मसाला में क्या होता है? बालू लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, पानी मिला देते हैं, उसी से तो हम क्या करते हैं? मोर्टार बोलते हैं। ठीक है, मसाला, और उसी से हम क्या करने वाले हैं? प्लास्टर करने वाले हैं। उसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा सीमेंट में? चूना होने वाला है। अगर हम चूने को अच्छे तरीके से अगर स्लैकिंग नहीं करेंगे, मतलब बूझा हुआ चूना, जैसे आप जानते हैं कि चूना लाते हैं मार्केट से तो उसको पानी में रख के क्या करते हैं? आप उसकी स्लैकिंग को करते हैं। जब चूने में पानी को डालते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा हीट रिलीज होती है ना। तो जब हम चूने में पानी को डालते हैं तो उससे क्या होता है? उसी को, उसके बाद जो हमारा चूना होता है ना प्राप्त, उसी को स्लैकिंग क्या बोलते हैं? लाइम, या फिर उसी को हम चूना बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए, अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि यह दोष चूना प्लास्टर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चूना में। ठीक है, किसमें? चूना प्लास्टर्स में। यानी यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जैसे हमने सीमेंट मिलाया, आप लोग जानते हैं कि बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे हम सीमेंट का यूज करते हैं। इसके बाद किसकी यूज करते हैं? लाइम की बात करते हैं, मड मोटार का यूज करते हैं। मोटार डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हम कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइम मोटार की। ठीक है ना। तो अगर बात करें कि यह दोष चूना प्लास्टर में पाया जाता है जब प्लास्टर में बिना बूझा यानी अनस्लैग्ड, बूझा का मतलब क्या है? कि चूने में पानी को अगर हम बात करें नहीं रखा गया है, यानी क्या है कि अच्छे तरीके से चूना हमारा क्या है? बूझा नहीं है। ठीक है ना, उसमें पानी अच्छे तरीके से, उसकी जो हीट है वो स्लैकिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं अभी हुई है। ठीक है, तो हमने कहा कि जब प्लास्टर में बिना बूझा यानी अनस्लैग्ड अथवा आंशिक रूप से बूझा हुआ चूना प्रयोग किया जाता है तो इनके कण प्लास्टर में होने के बाद वातावरण में नमी पाकर बुझते हैं, क्योंकि ये बूझा है, अनबूझा है। देखिए, अनस्लैग्ड का मतलब क्या है? भी मैंने बताया कि आप चूना लिए, अब उसमें क्या है कि उसको आपने बुझाया है नहीं पानी डाल के। अगर वो बूझा नहीं है तो एटमॉस्फेयर से, जिसको आप लोग कहते हैं ना ह्यूमिडिटी, 90% 60% लेके चलते हैं, तो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से हमें वहां पे जो चूना होगा वो क्या करेगा? स्लैकिंग प्रोसेस तो करेगा, क्योंकि अभी तो अनबूझा है, अनस्लैग्ड है या पार्शियल स्लैग्ड है, फुली तरीके से है नहीं। तो ये क्या करेगा? बूझने की कोशिश करेगा एटमॉस्फेयर से वाटर जो हमारा, वो क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करके। तो अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? यहां पर प्लास्टर ये वातावरण से नमी पाकर बुझने लगेगा और फूलने लगते हैं, क्योंकि ये क्या होगा? फूलने भी लगेगा। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा लाइम होता है वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए 1 किलो आप लाइम लाए, ठीक है, अब इसको आपने पानी डाल के इसको पूरा फुल स्लैकिंग कर दिया है, इसको कैसा बना दिया? बुझा हुआ चूना बना दिया। तो ये अपने वैल्यूम में 2 से 2.5 गुना तक क्या करता है? ये 2 से 2.5 गुना तक क्या करता है? टाइम्स तक ये बढ़ जाता है इसकी वैल्यू। यानी इसका जो आयतन है, अब ये कितना हो जाएगा? 2 से, यानी जो इसका जो 1 किलो का जो आयतन होगा उसके आयतन का ये 2 से 2.5 गुना क्या होता है? फूल जाता है। यानी फूलने की प्रॉपर्टी होती है लाइम के अंदर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा भी होगा, जो मिट्टी के घरों की पुताई होती है, ठीक है, जहां पे मतलब चूना वगैरह ज्यादा यूज किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आधी बाल्टी में हम क्या करते हैं या उससे कम में चूना को रखते हैं और पानी डाल देते हैं 1 बाल्टी, पूरा फूल के क्या हो जाता है? पूरा बाल्टी भर जाती है, क्योंकि उसके वैल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से क्या है कि कि फूलने लगता है चूना, जैसे ही एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करेगा। इससे चूना प्लास्टर क्या होगा कि सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ेगा? फफोले पड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे 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 देखने को मिलेगा, फफोले टाइप का पड़ जाते हैं और प्लास्टर उखड़ने लगता है। ठीक है,
देखा होगा आप लोगों ने कि जब ऑयल तेल गर्म होता है, ठीक है, कोई भी तेल हो गर्म हो और कहीं बाय डिफॉल्ट किसी के हाथ वगैरह पे या कहीं बॉडी पे पड़ जाता है, तो आप लोगों ने फफोले देखा होगा किस तरीके से पड़ जाते हैं, जस्ट लाइक ऐसे दीवालों में या प्लास्टर्स में ये फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, फफोले पड़ जाएंगे और जो प्लास्टर होंगे वो उखड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पहला हम लोगों ने देखा यहाँ पे किसके बारे में, पहला हम लोगों ने ब्लिस्टरिंग के बारे में बात किया। देखिए उपाय की अगर हम बात करें तो चूने को यानी लाइम को प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह बुझा लेना चाहिए। इसका अगर हम उपाय की बात करें कि अगर हमारे प्लास्टर में ब्लिस्टरिंग ना हो तो हमें चूने को अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, उसको रात में भिगो दो, ठीक है ना। जैसे अगर बात करें नॉर्मल प्रैक्टिस की तो रात में क्या करो, चूने को भिगो दो ताकि सुबह तक क्या है उसकी स्लैकिंग बढ़िया तरीके से हो जाए। नॉर्मली 4 से 6 घंटे तक हम क्या करते हैं, स्लैकिंग टाइम को कंसीडर करते हैं। चलिए, तो ये हम रेमेडीज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन लाइम प्लास्टर, लाइम प्लास्टर में पाया जाता है, नॉट सीमेंट प्लास्टर बल्कि लाइम प्लास्टर में, क्योंकि लाइम सबसे ज्यादा होगा, नामी है लाइम। When unslacked या partially slacked lime is used in plaster, its particle क्या होंगे, after being plastered get quenched, ठीक है, यानी भूखे होंगे by getting moisture from the atmosphere, ठीक है, क्योंकि ये अनस्लैक्ड है, ठीक है ना, तो ये एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और स्टार्ट कर देंगे स्वेलिंग, फूलना स्टार्ट कर देगा। ड्यू टू दिस ब्लिस्टर अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ लाइम प्लास्टर, लाइम प्लास्टर्स के सरफेस पे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ब्लिस्टर्स एंड द प्लास्टर स्टार्ट्स पीलिंग ऑफ, ठीक है। इसकी रेमेडीज की अगर बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें तो क्या हो सकता है सॉल्यूशन, कि लाइम शुड बी स्लैग्ड थ्रूली बिफोर यूज, ठीक है। अगर आप यूज करना चाह रहे हैं लाइम मोटर को या लाइम प्लास्टर्स को यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि चूने को अच्छे तरीके से आप उसके स्लैकिंग को प्रोसेस को पूरा करके फिर आप उसको क्या करिए, प्लास्टर्स करिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्या है, पहला तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि ब्लिस्टरिंग के बारे में, दूसरा यहाँ पे बात करें क्रैकिंग के बारे में। अब देखिए क्रैकिंग आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं प्लास्टर्स में, क्रैकिंग कब आ सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें, चलिए पहला यही है कि अगर हमने दीवार को, ठीक है, जो नॉर्मली जो दीवार की हमारी जो थिकनेस होती है प्लास्टर्स की वो 12 से 16 mm होती है, ठीक है, इसी के बीच में कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करें कि 12 mm अगर हमारी प्लास्टर्स की क्या है थिकनेस है, अब हम कितना यूज कर रहे हैं, 20 mm 22 mm, पता चला कि हम थिकनेस को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि थिकनेस के कारण क्रैकिंग आ सकती है। पहला रीजन तो यही होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि प्लास्टर की अगर अत्यधिक मोटाई हो जाएगी, मोटी परत बन जाएगी, तो वहां पे क्रैकिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लास्टर करने से पहले सतह को अच्छी तरह तैयार न करना, पता चला प्लास्टर करना है, सतह को हमने साफ ही नहीं किया। मान लीजिए कि ब्रिक मैसनरी था, ठीक है, ब्रिक मैसनरी जुड़ाई हुई थी, 6 महीने बाद हम उसमें 6 महीने बाद हम प्लास्टर कर रहे हैं, अब पता चला कि उसमें कोई तेली यानी ऑयली सब्सटेंस हो सकता है, या हो सकता है कि वहां पे डस्ट वगैरह इकट्ठा हो जाएंगे ब्रिक्स में। अब हमने उसके सरफेस को साफ किया नहीं और डायरेक्ट अगर हम स्टार्ट कर देंगे प्लास्टरिंग करना, तो वहां से भी क्या होगा, उस केस में भी हमें क्रैकिंग देखने को मिल सकती है। क्षेत्र के तापमान में बार बार परिवर्तन होने से, यानी जो एरिया है वहां पे कभी क्या है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है, कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जा रहा है, तो ये भी रीजन बनता है क्रैकिंग का, ठीक है। प्लास्टर मटेरियल्स के सिकुड़ने की, यानी जो प्लास्टर्स के जो मटेरियल है उसमें श्रिंकेज आ गया, ठीक है। आप जानते हैं कि श्रिंकेज आएगा क्योंकि लाइम होते हैं, लाइम में श्रिंकेज देखने को मिलेगा, तो इसके कारण भी हो सकता है। अब इसके उपाय क्या है कि प्लास्टर कार्य में सुधार करके इनके दरारों को रोका जा सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है कि प्लास्टर के जो कार्य में सुधार करके इनके दरारों को रोका जा सकता है। प्लास्टर की साधारणतः नॉर्मली मोटाई 15 से 20 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली 12 से कितना लेते हैं, 16 लेते हैं, ठीक है। इसमें भी ये देखा जाता है कि फर्स्ट कोट है, ठीक है ना, सेकेंड कोट है, थर्ड कोट है,
तो डिफरेंट टाइप्स के ये भी देखा जाता है कि हमारे कितने कोट में प्लास्टरिंग को करना है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं 12 से 16 या फिर 15 से 20 ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके बुक्स के अकॉर्डिंग है, से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्रैकिंग इंग्लिश वर्जन्स में है। पहला हमने बताया कि क्या होना चाहिए, सरफेस प्रॉपरली फिनिशिस अगर नहीं हुआ है बिफोर प्लास्टरिंग, तो ये रीज़न ये हो जाएगा। ये क्या होते हैं, थिक लेयर बन जाते हैं, तो ये भी रीजंस हो सकता है। फ्रिक्वेंट चेंजेस अगर हो रहे हैं, लगातार चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर्स में, तो इसका भी रीजन हो सकता है। श्रिंकेज अगर आ गया ठीक है ना, प्लास्टर मटेरियल में अगर श्रिंकेज वगैरह आ रहा है, तो ये भी क्रैकिंग्स का क्या होगा, रीजन बनने वाला है। रेमेडीज के बारे में हमने बताया, यानी सॉल्यूशंस के बारे में अगर बात करें इसके, तो क्रैक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंप्रूविंग प्लास्टर वर्क। प्लास्टर वर्क्स को क्या किया जाता है, इंप्रूविंग कर सकते हैं क्रैक्स को करके, और इस नॉर्मली जो थिकनेस रखा जाता है वो 15 से 20 mm रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब आती है फॉलिंग ऑफ प्लास्टर। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टर उखड़ उखड़ के गिरने लगता है। ठीक है, अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, एक इंजीनियर्स के तौर पे हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर फॉलिंग ऑफ प्लास्टर्स की बात करें कि प्लास्टर्स क्या होते हैं, कि जैसे हमने प्लास्टर किया कुछ टाइम्स के बाद ही वो उखड़ उखड़ के गिरने लगते हैं। क्या रीजन हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि सरफेस को आपने अच्छे तरीके से नहीं बनाया, ध्यान से समझेंगे, आपने सरफेस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया, मतलब आपने उसको अच्छे तरीके से जो ब्रिक हमारा ब्रिक जो मैसनरी थी उसको सरफेस को जो पहले 6 महीना पहले बनी थी, अब 6 महीना बाद उसका प्लास्टर हो रहा है या 3 महीने बाद हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे डस्ट जो इकट्ठा हुए हैं, आपने उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से साफ सफाई नहीं की सरफेस की, तो पहला रीजन तो यही बन गया। ठीक है, और प्लास्टर की जो विभिन्न कोट होती हैं, देखिए प्लास्टर आप अभी हमने बताया कि प्राइम कोट हो गया, जैसे आप फर्स्ट कोट, सेकंड कोट, प्राइम कोट, फाइनल कोट, अगर जैसे इस तरीके से बात करें तो उसका क्या है, आपस में अच्छे तरीके से बॉन्ड न बनना। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने प्राइम कोट किया, ध्यान से समझेंगे, प्राइम कोट किया, अब वो सूखा नहीं अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप लोगों ने फाइनल कोट को कर दिया, तो क्या होगा, वो क्या होगा, चपड़े के रूप में। ठीक है ना, यानी वो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स के क्या होगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा, चप्पड़ चप्पड़ टाइप का। ठीक है ना, तो ये भी रीजंस हो सकता है। इसके बाद सीलन का बने रहना, अगर जिस दीवार में सीलन लंबे टाइप तक बनी रहती है, वहां पे भी जो हमारी प्लास्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पपड़ी के रूप में गिरना स्टार्ट कर देते हैं। पहला रीजंस, प्लास्टर की दीवार जो है ये सही से पकड़ में ठीक नहीं है। दूसरा क्या है कि जो आपस में कोट्स हैं ये आपस में अच्छा बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा हमने देखा सीलन रीजन बन सकता है, तापक्रम के अधिक परिवर्तन पे, यानी टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रहा है। पता चला कि दिन में 50, 52, 55 डिग्री चला जा रहा है और रात में 20 डिग्री आ जा रहा है, तो वो भी रीजंस हो सकता है। ठीक है ना, फॉलिंग ऑफ प्लास्टर्स की। मसाले में बंधक पदार्थ जैसे सीमेंट चूने का अनुपात में कम होना, ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके लिए अगर उपाय की बात करें तो प्लास्टर करने से पहले दीवार सतह को अच्छी प्रकार तैयार करना चाहिए। सबसे बढ़िया उपाय है कि दीवार को आप अच्छी तरीके से तैयार करिए तथा मसाले में उपयुक्त अनुपात रखिए। ठीक है, उपयुक्त अनुपात रखते हैं। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉलिंग ऑफ प्लास्टर्स में देखिए, फॉलिंग ऑफ प्लास्टर, प्लास्टर स्टार्ट्स ब्रेकिंग एंड फॉलिंग डाउन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन हो सकते हैं। पहला हमने बताया कि ग्रिप अच्छा नहीं है, ग्रिप अच्छा नहीं है वॉल सरफेस में। दूसरा, अडहेशंस के मतलब यहाँ पे है कि लेयर ऑफ प्लास्टर्स क्या है, ईच अदर में बढ़िया से नहीं बॉन्ड बनाए हैं। तीसरा, अगर बात करें कि परसिस्टेंस ऑफ डैम्पनेस, यानी सीलन हो सकता है। ड्यू टू ग्रेटर चेंजेस इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर रीजन हो सकता है। फिर बाइंडिंग सब्सटेंस इन स्पेसेस, यानी जैसे अगर बात करें कि रिड्यूस द प्रोपोर्शन, यानी जब हमने बाइंडिंग मटेरियल के प्रोपोर्शंस को रिड्यूस कर दिया, जैसे लाइक सीमेंट एंड लाइम को, ये भी रीजन हो सकता है। सॉल्यूशन यही है कि जब भी हम क्या करें, सरफेस को
बढ़िया से तैयार कर लें बिफोर प्लास्टरिंग, ठीक है ना। यानी प्लास्टरिंग को करने से पहले अपने जो ब्रिक मैसनरी का जो सतह है, जो सतह पे हमें क्या करना है, दीवार पे प्लास्टरिंग करना है, उसको अच्छे तरीके से हम तैयार कर पाए। तो ये एक रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, फॉलिंग ऑफ प्लास्टर की। चलिए देखिए बेटा, अब बात करने वाले हैं एफ्लोरेंस की, ठीक ना। अब देखिए, जब चिनाई में इस्तेमाल की गई ईंटों तथा पानी में लवण यानी सॉल्ट, ठीक है बेटा, अधिक मात्रा में विद्यमान हो जाते हैं। देखिए, अगर जब कहाँ पे पानी में हो सकता है कि पानी में या फिर ईंट में, दोनों में अगर सॉल्ट अगर किसी में भी अगर ज्यादा हुए या विद्यमान हुए तो वहां पे क्या होगा, यह नमी पाकर प्लास्टर सतह पर सफेद भुरभुरी परत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे सीलन वगैरह आती है वहां पे इफ्लोरेंस देखने को मिलता है, उत्फुलन देखने को मिलता है। वहां पे क्या होता है ना कि सफेद सफेद सफेद, जैसे मैंने सीलन की बात कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा जब मैं सीलन की बात कर रहा था तो उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरीके से सीलन होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमने सफेद भुरभुरी परत को दिखाया हुआ था इमेज के थ्रू। तो और डेली लाइफ में भी आप लोगों ने घरों में देखा होगा, सफेद क्या होते हैं, पैचेस बन जाते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारे लोना का लग जाना कहते हैं, ठीक है। और इससे प्लास्टर सतह भद्दी लगती है और सड़ने लगती है। तो ये भी हमारा एक रीजन हो सकता है। उपाय कैसे करेंगे कि दीवार में अच्छी किस्म की ईंटों का प्रयोग करनी चाहिए। ईंट जो है अच्छा होना चाहिए, अच्छे एक नंबर का ईंट होना चाहिए, तथा दीवार में सीलन के प्रवेश को रोकना चाहिए, दीवार में पानी नहीं आना चाहिए। ये भी एक रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्ट्स वगैरह अगर आते हैं हमारे वॉल्स वगैरह में, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, पानी के थ्रू या ईंट के थ्रू, तो वहां पे क्या होते हैं, सॉल्ट हमारे इफ्लोरेंस को जनरेट कर देंगे, उत्फुलन को। तो जिससे हमारा क्या होता है, प्लास्टर सड़ने लगता है और भद्दी नजर आने लगती है। अगर बात करें उपाय की, तो उपाय हम लोगों ने देख लिया कि अब गुड क्वालिटीज की हमें ब्रिक्स को यूज करना चाहिए। When salt are present in large quantities in brick or water, यानी जो हमारा सॉल्ट है वो ब्रिक या पानी किसी में भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैसनरी में इकट्ठा हुआ, अगर यूज इन मैसनरी, दे स्टार्ट अपियरिंग एज अ वाइट ब्रिटल लेयर, ठीक है, वाइट पैचेस के नजर में आने लगते हैं। द प्लास्टर सरफेस अफेक्ट गेटिंग मॉइस्चर, ड्यू टू दिस द प्लास्टर सरफेस लुक्स अगली, ये कुरूप दिखने लगते हैं, खराब दिखने लगते हैं, एंड स्टार्ट फॉलिंग ऑफ, और गिरना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रॉब्लम्स है। अगर बात करें रेमेडीज की, तो गुड क्वालिटीज ब्रिक्स शुड बी यूज्ड इन द वॉल, वॉल में अच्छी क्वालिटी की ईंट को प्रयोग करो, पानी भी अच्छा रहे, उसमें सॉल्टी पानी ना रहे। इसके अलावा जो डैम्पनेस है, सीलन है, वो भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए एंटरिंग द वॉल, वॉल में नहीं आने चाहिए, ये भी हम ध्यान रखना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया कि डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे दोष हैं, जो हमारे प्लास्टर्स में आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के दोषों के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है। चाहे वो ब्लिस्टरिंग हो, चाहे वो क्रैकिंग हो, चाहे फॉलिंग ऑफ प्लास्टर हो, या फिर यहाँ पे बात करें तो इफ्लोरेंस हो, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब देखिए, आता है हमारा क्या, प्लास्टर सतहों की विशेष संपुटी, यानी स्पेशल फिनिशिंग ऑफ प्लास्टर सरफेस। अब देखिए स्पेशल सरफेस, देखिए आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम में जो प्लास्टर होते हैं उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की कारीगरी देखने को मिलती है। कारीगरी का मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सरफेस होते हैं हमारे प्लास्टर्स वाले, उसमें पता चला कि कहीं स्टोन फिक्स कर दिया गया है, यानी पत्थर छोटे छोटे, और उसको कलर करके बढ़िया उस पर लाइट मारते हैं तो घर की खूबसूरती 100 गुना बढ़ जाती है। ये आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों के सामने जो है डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, ऐसा लगता है कि ये प्लास्टर ही नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पे दीवार में स्पेशल टाइप्स के कारीगरी हमें देखने को मिल रही है आज के टाइम में। उन कारीगरी में डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल तो यूज होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एज वेल एज हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उन सारी चीजों को हम करते कैसे हैं, मतलब उसके प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए नाम ही है स्पेशल फिनिशिंग। स्पेशल फिनिशिंग, एक तो नॉर्मल फिनिशिंग होती है
जो बिल्कुल दीवार को क्या करो, मोर्टार बनाओ और बिल्कुल प्लास्टर कर दो, ठीक है, वो तो नॉर्मल हो गई। लेकिन यहाँ पे स्पेशल फिनिशिंग की बात करने वाले हैं, तो देखते हैं। देखिए, प्लास्टर की सतह को मनमोहक बनाने के लिए कुछ विशेष संपूर्ति अपनाई जाती है, ठीक है। ये तो बेसिक जो पैटर्न हमारा बहुत पुराने से ओल्ड पैटर्न्स आ रहा है कि नॉर्मल क्या करो, बस हमारा प्लास्टर कर दो दीवार को। लेकिन इसके अलावा क्या है कि मनमोहक दीवार बनाना है तो यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल फिनिशिंग की जरूरत पड़ने वाली है। यह संपूर्ति क्या होती है, अधिकतर बाहरी दीवारों के लिए अपनाई जाती है। देखिए, बाहरी दीवारों के लिए होता है, अंदर के लिए नॉर्मल जैसा पैटर्न पहले था वही आज भी है। बाहर के लिए क्या किया जाता है, दिखावटी के लिए इसको हम क्या किया जाता है, बढ़िया मनमोहक बनाने की कोशिश होती है। कुछ मुख्य फिनिशिंग के नाम निम्न हैं, कौन कौन से, स्मूथ कास्ट फिनिश, सबके बारे में बेटा एक एक के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, जितने हैं आपके ये एक पूरे हमारे सिलेबस में डिजाइन भी है और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं, तो इसलिए इन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो वन बाय वन यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे महीन संपूर्ति जिसको हमने स्मूथ कास्ट फिनिश बोला, फिर खुरदरी खुरदरी संपूर्ति रफ कास्ट फिनिश बोला, पथरी छाप संपूर्ति पेबल्स डैश फिनिशिंग, फिर खरोची या पच्चीकारी संपूर्ति जिसको स्क्रैप्ड या टेक्सचर्ड फिनिश बोलते हैं बेटा। इसके बाद खांचा या ग्रोविंग के नाम से बोलते हैं। पत्थर की सतहों पर प्लास्टरिंग ऑन स्टोन सरफेस कैसे करते हैं, और पुरानी सतह पर प्लास्टर करना यानी प्लास्टर ऑन ओल्ड सरफेस, जो पुराने सतह है हमारी उस पे हम नए प्लास्टर्स को अगर करना है, प्लास्टर उखड़ गया है डिफरेंट टाइप्स के दोषों के कारण, तो उसमें हम कैसे उसकी जुड़ाई को करेंगे यानी प्लास्टर्स को कैसे करेंगे वहां पे, ठीक है। तो हम पुरानी सतह पर प्लास्टर्स को कैसे करेंगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, वन बाय वन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक जितने भी हमारे फिनिशिंग वगैरह होने वाले हैं स्पेशल टाइप के, इनके बारे में हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। पहला स्मूथ कास्ट फिनिश की बात करने वाले, ठीक है, महीन संपूर्ति इसको बोलते हैं, ध्यान समझेंगे बेटा। स्मूथ कास्ट फिनिश, देखिए साधारण सीमेंट प्लास्टर को यह फिनिशिंग दी जाती है, किसको, नाम से ही पता चल रहा है स्मूथ कास्ट, तो ये क्या है, साधारण सीमेंट प्लास्टर को यह फिनिशिंग दी जाती है। प्लास्टर की ऊपरी सतह को, जो प्लास्टर्स का ऊपरी वाला सतह है को लकड़ी की गुरमाला जिसको फ्लोट से रगड़कर समतल किया जाता है। अब आपके माइंड में क्या कभी आया कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो हमारी प्लास्टर्स होती है तो जो फ्लोट यूज किया जाता है सरफेस को बिल्कुल प्लेन करने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल चपटा करने के लिए, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे लकड़ी के फ्लोट यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि आयरन का या कोई मेटल वगैरह का यूज करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, लोहे का या कोई और मेटल्स का अगर हम फ्लोट को यूज करेंगे तो इससे ना सीमेंट की क्रीम ऊपर आ जाती है। मतलब इसमें क्या होगा कि सरफेस के जो ना बिल्कुल जो सीमेंट के गाढ़ा वाले जो क्या होंगे, क्रीम होंगे, वो सरफेस के बाहर आ जाएंगे और बाद में ये क्या होंगे, जब सूखेगा ना सीमेंट, जो हमारा क्या है प्लास्टर सूखेगा, तो उस समय ये क्या है, जिसके सूखने पर सतह की पतली चादरें यानी पतली दरारें यहाँ पे पड़ जाती हैं, यानी दरार पड़ जाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है, वुडन यानी लकड़ी की गुरमाला यानी फ्लोट को यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया स्मूथ कास्ट फिनिश, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल प्लास्टर किया जाता है सीमेंट का, वैसे ही इसमें क्या किया जाता है, प्लास्टर को किया जाता है, इसमें कोई अन्य ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। दिस फिनिशिंग इज गिवन टू ऑर्डनरी सीमेंट प्लास्टर, ऑर्डनरी सीमेंट प्लास्टर जैसे किया जाता है सभी के घरों में वैसे ही होता है। द अपर सरफेस of the plaster is leveled by rubbing it with a wooden float के द्वारा, ठीक है। The iron float causes the cement cream to rise the surface, यानी राइज क्या कर देते हैं, ये इकट्ठा कर देते हैं सीमेंट की क्रीम को, जो क्या होगी अगर ड्राई होगा ना तो वहां पे क्रैक्स वगैरह जनरेट हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि लोहे के फ्लोट से सीमेंट प्लास्टर्स के फ्लोटिंग को नहीं करते हैं, ठीक है, वुडन से करते हैं। अब देखिए यहां पे आता है रफ कास्ट फिनिश। इससे पहले हम लोगों ने स्मूथ के बारे में बात किया,
अब यहाँ पे जो सरफेस होने वाली है प्लास्टर्स की, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है खुदरी होने वाली है, रफ होने वाली है। ठीक है, देखिए यह प्लास्टर सीमेंट, मोटी बालू व रोड़ी, देखिए क्या है, सीमेंट, मोटी बालू, कोर्स सैंड और रोड़ी। अब देखिए यहां पे रोड़ी यूज होगा, ठीक है, छोटे छोटे क्या है, स्टोन्स के रूप में, यानी रोड़ी की बात हो रही है, यहां पे रोड़ी को यूज कर रहे हैं। तो सरफेस से इससे अगर हम प्लास्टर करेंगे तो क्या कभी प्लास्टर से हमारा स्मूथ रहेगा? नहीं, रफ रहेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रफ कास्ट फिनिश। तो हमने कहा कि जब प्लास्टर सीमेंट, मोटी बालू और रोड़ी के अनुपात में मिलाकर लगाया जाता है, तो अब देखिए रोड़ी जिसका माप 6 mm से 12 mm होता है, किसकी, रोड़ी की, ठीक है ना, रोड़ी की माप 6 mm से 12 mm हम लेते हैं। सतह को खुदरा बनाती है, ये रोड़ी क्या करेगी, सतह को खुदरा बनाएगी। करनी से मसाला पानी डालकर गीली की गई दीवार पर जोर से फेंका जाता है। इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है मसाला, और इसको करनी से जोर से क्या किया जाता है, दीवार पे थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह पानी डाल के फिर तैयार करके सरफेस को, इसको क्या किया जाता है, इसको जोर से करनी से द्वारा फेंका जाता है, जो सतह पर जाकर चिपक जाता है। सतह को खुदरा रखने के लिए करनी से समतल नहीं करना। देखिए अगर सतह को खुदरा करना है तो करनी से नहीं करेंगे, क्योंकि करने से उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। वो क्या होगा कि हमारा जो मसाला है वो चिपकेगा नहीं, ठीक है, करनी से नहीं करना चाहिए। खुदरी सतह जलसह यानी वाटर रेजिस्टेंस, वाटरशील और टिकाऊ होनी चाहिए और देखने में सुंदर लगती है। यह फिनिशिंग अधिक वर्षा व तेज हवाएं चलने वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। कहाँ पे की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। यह जो हमारी फिनिशिंग है ये कहाँ पे की जाती है, यह फिनिशिंग अधिक वर्षा, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है या फिर तेज हवाएं चलती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अपनाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला, हम लोगों ने स्मूथ कास्ट फिनिश के बारे में बात किया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने रफ कास्ट फिनिश के बारे में बात किया। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंग्लिश वर्जन्स की। दिस प्लास्टर इज अप्लाइड बाय मिक्सिंग सीमेंट, कोर्स सैंड एंड ग्रेवेल इन द रेशियो ऑफ 1:3। ठीक है ना, एक क्या है, सीमेंट है, कोर्स सैंड 1.5 पार्ट है, और 3 पार्ट क्या है हमारा, ग्रेवेल। ठीक है, जिसकी साइज कितनी है ग्रेवेल की, 6 mm से लेके 12 mm तक हम साइज को यूज कर रहे हैं। फिर हमने बताया कि मसाला को क्या किया जाता है, थ्रोन किया जाता है विद द फोर्स, फोर्स के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब दीवार पे उसको फोर्स के द्वारा थ्रो किया जाता है, जिससे वो चिपक जाता है। ठीक है, और टू कीप द सरफेस रफ, रफ को क्या कर, अगर हमें क्या करना है, रफ करना है, तो डू नॉट लेवल इट मैनुअली। द रफ सरफेस इज वाटरप्रूफ, जो हमने क्या किया है, जो रफ सरफेस बनाया है, ध्यान देंगे ये जो रफ सरफेस है जिसको हमने बनाया है ये वाटर प्रूफ होना चाहिए और ये ड्यूरेबल भी होना चाहिए एंड लुक्स ब्यूटीफुल, और अच्छा दिखना चाहिए। दिस फिनिशिंग इज अडॉप्टेड इन एरिया विथ हैवी रेनफॉल। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हैवी रेनफॉल के अलावा ये क्या होते हैं, जहां पे स्ट्रॉन्ग विंड होते हैं, मतलब बहुत तेजी से हवा चलती है, वहीं पे इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, या फिर कोई हैवी रेनफॉल हो रही है एरिया वाले में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रफ कास्ट फिनिश के बारे में बात किया। अब देखिए आ गया पेबल डैश फिनिशिंग। ठीक है, पथरी छाप संपूर्ति। अब देखिए यहाँ पे पेबल डैश फिनिशिंग को कैसे करते हैं और ये किस तरीके से हमारे दीवार पे इफेक्ट को डालता है, यानी किस तरीके से दिखता है और यह कैसे किया जाता है। देखिए इस सतह पे, यानी सतह पे जिस दीवार पे हमें ये कर रहे हैं फिनिशिंग को, ठीक है ना, सतह पर फिनिशिंग कोट का मसाला, फिनिशिंग कोट का मसाला जिसको हम सीमेंट और मोटी बजरी किस रेशियो में, 1:3 रेशियो में लगाने के तुरंत ही बाद, मतलब इसका क्या है कि फिनिशिंग कोट में मसाला लगाओ पहले, ठीक है, 1:3 का, उसके तुरंत बाद क्या करो, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े या गिट्टी जोर से फेंको, ताकि उसमें जाके क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, जो गीले मसाले में जाकर धंस जाएगा या रुक जाएगा।
फिर लकड़ी की फ्लोट से इसको थोड़ा थपथपा दिया जाता है, लकड़ी से क्या किया जाता है, उसको थपथपा दिया जाता है, जिससे यह टुकड़ा मसाले में सेट हो जाते हैं। यह उभरे हुए पत्थर देखने में अच्छे लगते हैं। यह संपूर्ति देखने में सुंदर लगती है। अधिक सुंदरता के लिए विभिन्न रंगों के पत्थर की गिट्टी प्रयोग की जाती है। मतलब जो गिट्टी हम उसमें फेंक रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग कलर में फेंक के, आप लोगों ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखा होगा जरूर, आते जाते कहीं मार्केट्स वगैरह में या कहीं बिल्डिंग वगैरह में, तो वहां पे नहीं, ये बहुत देखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो अत्यधिक सुंदरता के लिए विभिन्न रंगों की क्या की जाती है, पत्थर की गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इस गिट्टी को किसी नमूने में लगाकर कलात्मक सतह प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, बढ़िया रंग बिरंगी क्या किया जा सकता है, फिनिशेस को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के पेबल्स डैश फिनिशिंग को हम आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में फ्रिक्वेंटली यूज करते देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पेबल डैश फिनिशिंग को किया जाता है। ठीक है, पेबल डैश फिनिशिंग, देखिए हमने कहा कि इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग द फिनिशिंग कोट मोर्टार, फिनिशिंग कोट मोर्टार को जैसे ही अप्लाई करते हैं, जिसमें सीमेंट और कोर्स सैंड को, हम यहाँ पे कोर्स ग्रेवल को क्या करते हैं 1:3 रेशियो में यूज करते हैं ऑन द सरफेस। स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन जो होते हैं, ठीक है, या ग्रेवल आर थ्रोन ऑन द इट विथ फोर्स विच सिंक इनटू द वेट मोटार। यानी क्या होते हैं, वेट मोटार को इसीलिए पहले किया जा रहा है कि जब हम स्टोन को फेंके तो उसी में क्या है, वो रुक जाए। ठीक है, देन इट इज टैप्ड अ लिटिल विथ अ वुडन फ्लोट, इसको क्या किया जाता है, टैप्ड कर दिया जाता है, थोड़ा सा थपथपा दिया जाता है। ड्यू टू विच दिस पीस गेट क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं इन द मसाले में। ठीक है ना, ये कहाँ सेट हो जाते हैं, ये मोर्टार में सेट हो जाते हैं। ठीक है, मोर्टार में दीज क्या होते हैं, रेज्ड स्टोन लुक गुड, ये जो उभरे हुए स्टोन होते हैं बहुत बढ़िया देखने में लगते हैं। ठीक है, दिस कंप्लीशंस लुक ब्यूटिफुल, यानी इसका जो कंप्लीशंस होता है वो बढ़िया देखने में होता है। फॉर ग्रेटर ब्यूटी, ज्यादा ब्यूटी के लिए स्टोन एग्रीगेट्स फॉर डिफरेंट कलर इज यूज, डिफरेंट टाइप्स के जो स्टोन होते हैं वो अलग अलग कलर्स का प्रयोग कर लेंगे तो वो और इनहेंस हो जाएगा ब्यूटी को। ठीक है ना, बाई अप्लाइंग दिस ब्लास्ट टू अ सिंपल एंड एस्थेटिक सरफेस कैन बी ऑब्टेन, प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे रंग बिरंगे क्या ग्रेवल्स को, और उससे पहले हम मसाला को तैयार किए अपने सरफेस पे और इसको क्या किए, फोर्सफुली फेंके, तो मसाला में क्या होगा, जो हमारा छोटे छोटे पेबल्स हैं वो क्या होंगे, रुक जाएंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक वुडन का फ्लोट लेते हैं। ठीक है, वुडन के फ्लोट से उसको थोड़ा सा थपथपा देते हैं तो और अच्छे तरीके से वो उसमें सेट हो जाते हैं, और हमारा जो वॉल होता है वो कैसा होता है, बढ़िया एक रंग बिरंगा ब्यूटीफुल वॉल हमारा तैयार हो जाता है, फिनिशिंग हो जाती है। तो ये क्या है कि बेसिकली देखिए आज के टाइम में बहुत सारे क्या है कारीगरी, अगर हम बात करें आर्किटेक्चरल की दुनिया में, सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में, तो आज के फैशन में घरों के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें इन सारी चीज़ें जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, इनका बहुतायत में बहुत ही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब देखिए अगर बात करें आज हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले सरफेस फिनिशेस, सरफेस फिनिशेस क्यों करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने बात किया, बेसिक जो हमारा चैप्टर्स था। इसके बाद हम लोगों ने क्वालिटीज ऑफ गुड प्लास्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज के लेक्चर्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे प्लास्टर्स की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटीज के बारे में हम लोगों ने बात किया। फिर उसके बाद विभिन्न तरह के दोषों के बारे में हम लोगों ने बात किया, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्या है बेटा, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने यहाँ पे बात किया डिफरेंट टाइप्स के ब्लेस्टरिंग क्या होते हैं, क्रैकिंग क्या है। ठीक है, ब्लेस्टरिंग के बारे में, फिर क्रैकिंग के बारे में, फॉलिंग ऑफ प्लास्टर, फिर एप्लोरेंस के बारे में बात किया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बात करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने आज बात किया स्पेशल फिनिशिंग के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे पेबल डैश फिनिश
रफ कास्ट फिनिश और स्मूथ कास्ट फिनिश के बारे में बात किया। इसके अलावा जो भी हमारे रिमेनिंग फिनिशेस बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये क्या है कि जितने भी फिनिशिंग है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लास्टर्स में जितने भी प्लास्टर के तौर पे दीवार पे, ब्रिक मैसनरी पे जितने भी हम फिनिशिंग कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम और भी जितने भी हमारे रिमेनिंग बचे हुए हैं फिनिशेस उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।